गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आज बेटा एसएसटी में क्या है, क्रैश कोर्स का डे 1 है। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स के पहले दिन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। और चैप्टर 1 बेटा चारों सेशन से है, सिर्फ इतिहास से ही नहीं है। एसएसटी में आपके जो 4 सेशन है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों सेशन से हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन के साथ। उसका क्वेश्चन भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की क्लास में मिलेगा। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको ये मतलब आज की क्लास में पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप जो है क्या करें कि पूरा क्लास अटेंड करें, क्योंकि आज बेटा चारों सेशन कंप्लीट होने वाला है और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको क्या होगा, एक बार पढ़ने का मौका मिलेगा और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवीजन का मौका मिलेगा। क्योंकि बेटा एसएसटी थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप उसको जितनी बार पढ़ते जाओगे चीजें क्या होती है उतनी ज्यादा क्लियर होती हैं और उतनी इजी वे में जो है वो खुल के सामने आती हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये बता दीजिए कि सभी को वॉइस और स्क्रीन क्लियर हो रहा है भाई, तो फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और अभी क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर है हमारा इतिहास में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम देखते हैं कि यूरोप में जो है वो राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है भाई, राष्ट्रवाद मतलब होता है, राष्ट्र मतलब होता है देश और भाव मतलब होता है प्रेम। तो राष्ट्र भाव का मतलब हो गया देश के प्रति प्रेम, ठीक है। देश के प्रति जो हमारे अंदर प्रेम का भाव आता है, ठीक है, वही क्या है, वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया कि देश के प्रति जो प्रेम का भाव होता है वही राष्ट्रवाद है। आप सभी को भी अपने देश से प्रेम होगा, है कि नहीं, अपने देश से प्रेम होगा, तो बस वही क्या है बेटा, वही हमारे राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों को सामूहिक विश्वास भावना, मतलब ये क्या होता है कि यहाँ पर सभी समूह के लोग, राष्ट्र में सभी जातियों के लोग, सभी लोग रहते हैं और आपस में एक भाईचारे का जो मतलब होता है वो सारी चीजों को ऐसे थिंकिंग लेके चलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सभी एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, विश्वास होता है, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें देश प्रेम में होता है, ठीक है। तो जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिनसे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। अब जैसे आप लोग कहते हो ना कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग इंडियन हैं, क्यों कहते हो भाई, और कोई क्यों नहीं कहते हो, हम लोग इंडियन है, क्यों, क्योंकि हमें अपने देश के प्रति प्रेम है और इंडियन जो है हमारे देश की पहचान है कि नहीं, हमारे देश की पहचान है, इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग इंडियन हैं। जो दूसरे राष्ट्र से उससे अलग करती है, जैसे उसकी सीमा, भाषा, संस्कृति व विचार, ये सभी चीजें क्या होता है बेटा, दूसरे राष्ट्र से थोड़ा अलग करती है, क्योंकि हर राष्ट्र की जो संस्कृति होती है, जो सभ्यता होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं भाई, फटाफट सभी बच्चे थंब देकर बताते रहिए। अब हम देख लेते हैं बेटा कि नेपोलियन कौन था, ठीक है, नेपोलियन कौन था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, इसके लिए हम यहां देखते हैं कि जब बेटा फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर चल रहा था, क्या चल रहा था भाई, सभी लोग फटाफट रिप्लाई दीजिए। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, ये सभी को पता है क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर, एक मिनट यहां मैं करती हूं, एक चार्ट की तरह बनाती हूं। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी बच्चा, तो वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर राजतंत्र था, ठीक है। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर राजतंत्र था। और उस समय फ्रांस का राजा कौन था,
ठीक है। उस समय फ्रांस का राजा कौन था भाई? तो उस समय फ्रांस का राजा था, कौन था भाई? सभी बच्चे फटाफट बताइए भाई। 9th क्लास में आप लोग एक बार पढ़ भी चुके होंगे, तो सभी बच्चों को अगर याद है तो सभी बच्चे फटाफट रिप्लाई दीजिए कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी वह क्यों हुई थी और वहां पर राजा कौन था। ठीक है, तो बेटा वहां पर राजा था लुई 16वां। ठीक है, कौन था भाई? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर लुई 16वां जो था वहां का राजा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जब लुई 16वां वहां का राजा था तो ये मतलब इतना मतलब ये जो राजा था वो उससे क्या थी कि वहां की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कहाँ की जनता नहीं खुश थी भाई? फ्रांस की। ठीक है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, सभी को पता है कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर राजतंत्र था और वहां का राजा कौन था भाई? लुई 16वां था और उससे वहां की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो लुई 16वां को क्या किया गया कि उसके पद से हटा दिया गया। ठीक है, लुई 16वां को क्या किया गया कि उसके पद से हटा दिया गया और 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में एक क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चा, 1792 ईस्वी में एक क्लब की स्थापना की गई थी जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जिसका नाम था भाई जैकोबिन क्लब। उस क्लब का क्या नाम था भाई? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। और उसकी जिम्मेदारी कौन लिया था पता? उसकी ये जो इसके जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हुआ करते थे वो गरीब लोग हुआ करते थे। ठीक है, वो गरीब लोग इसके क्या थे भाई? इस क्लब के, ये ग लिखा है, ठीक है, इस क्लब के क्या थे भाई? सदस्य थे, मतलब मेंबर थे। इसको चलाने का काम इन्हीं लोगों को मिला था। ठीक है, और उसका जो लीडर था वो मैक्स विलियम रोबेस्पियर था, इसका जो लीडर था। ठीक है, इसका जो लीडर था, ठीक है, इसका जो लीडर क्या था भाई? इसका लीडर कौन था भाई? इसका लीडर था मैक्स विलियम। ठीक है, इसका लीडर था मैक्स विलियम। ठीक है, यहां स्पेस नहीं है, मैक्स विलियम रोबेस्पियर। अब ये क्या था कि इसका ये लीडर था, उन्होंने मतलब ये तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, राजा को हटा देंगे और वहां पर अच्छे से जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या किया जाएगा कि उसकी जैसे प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी और हम लोग क्या करेंगे, प्रजातंत्र जब आ जाएगा तो देश में बहुत ज्यादा खुशहाली आ जाएगी और सभी लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। उसी समय क्या हुआ बेटा, 1799 ईस्वी में, ठीक है, 1799 ईस्वी में एक सैनिक, छोटा सा सैनिक रहता है जिसको बहुत चीजों की तो जानकारी नहीं रहती है, लेकिन ये सैनिक जो रहता है ये बहुत छोटा ही, बहुत मतलब इसके जो विचार रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ये छोटा का मतलब ये रहता है कि बहुत जैसे ऊंचे पोस्ट पे नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ऊंचे पोस्ट पे नहीं रहता है, ये छोटे ही पोस्ट पर रहता है। और इसने फ्रांस की जनता में, ठीक है, फ्रांस की जनता में क्या करता है ये कि बहुत ज्यादा विश्वास को भर देता है फ्रांस की जनता में। ठीक है, फ्रांस की जनता में बहुत ज्यादा विश्वास भर लेता, मतलब ये जनता का विश्वास जो है वो जीत लेता है कि अगर एक बार हमें मौका दिया जाए तो हम फ्रांस की स्थिति को सुधार देंगे। और यहाँ पर जो अभी राजतंत्र चल रहा था जिससे सभी जनता यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, अब जनता को परेशान होने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई वो जो सैनिक था, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे कि वो जो सैनिक था वो कौन था भाई? तो वो सैनिक ही नेपोलियन था। ठीक है, वो सैनिक भाई कौन था? वो सैनिक ही नेपोलियन था। ठीक है, ये इतनी हिस्ट्री मैंने इसलिए बताया बेटा कि आप लोगों को नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। तो हम देखते हैं इस चार्ट के थ्रू में एक एक चीजें जो है आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि पहला क्या है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है।
फ्रांस में क्या होता है बेटा, फ्रांस में राजतंत्र होता है और उस समय वहां का राजा कौन था, लुई 16वां था। और लुई 16वां से जो फ्रांस की जनता है वो बहुत ज्यादा मतलब दुखी थी, क्योंकि ये भाई अपने ऐशो आराम में ही लगा रहता था, इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं रहता था, बस वो दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जनता की तरफ इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। तो वहां की जनता ने इसको हटा दिया। तो फिर 1792 ईस्वी में एक क्लब की स्थापना की गई, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन। और इस क्लब के मेंबर जो थे गरीब लोग हुआ करते थे, और उसका जो लीडर था मैक्स विलियम रोबेस्पियर था। और इसमें भी बेटा जब ये मैक्स विलियम भी जब इसका लीडर बना, तो यहाँ पर भी एक कमी आई कि यहाँ पर ये जो संविधान लागू हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये जो संविधान बनाया गया फ्रांस में, यहाँ पर अमीरों का ज्यादा ध्यान दिया जाता था, अमीरों का ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मतलब ये भी जो लीडर था वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो जनता ने इसको भी क्या किया, इसको भी इसके पद से हटा दिया। अब इसके बाद 1799 ईस्वी में एक सैनिक मिल जाता है, ठीक है, सैनिक बहुत ऊंचे पोस्ट पे तो नहीं रहता है, बट जो भी उसका पोस्ट रहता है वो फ्रांस की जनता में एक विश्वास जमाता है, एक विश्वास दिलाता है कि अगर एक बार मौका हमें दिया जाए तो फिर हम फ्रांस की स्थिति को ही बिल्कुल सुधार देंगे। तो वो सैनिक कौन था भाई, वो सैनिक ही नेपोलियन था। और सच में उसने जैसा कहा, नेपोलियन ने जैसा कहा वैसा फ्रांस के लिए किया भी। तो ये थी भाई नेपोलियन की हिस्ट्री। आई होप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। तो हम देखते हैं नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन एक क्या था, महान सम्राट था, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की आयु में ही वह सेनापति बन गया, ठीक है, 24 वर्ष की आयु में ही वो क्या बन गया बेटा, सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत भी दिलाई थी। जब फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई तो फ्रांसीसी जो सेना थी, वहां की जो जनता थी, वो नेपोलियन पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा और उसको वहां का शासक बना दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय भाई क्यों होता है। निरंकुश शासन व्यवस्था राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण था कि मैंने बताया ना कि जो लुई 16वां था वो बहुत ही मतलब अच्छा शासक नहीं था, राजा नहीं था, उसको जनता से कोई मतलब नहीं था, वह जनता की देखरेख भी नहीं करता था और दिन रात अपने ऐशो आराम में ही सिर्फ लगा रहता था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, और इसके द्वारा शिक्षित मध्यम वर्ग की भी जो है उदय हुआ। अब हम देखते हैं नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया। मतलब पहले क्या था, फ्रांस में राजतंत्र था, राजतंत्र को हटाकर फिर प्रजातंत्र आया, फिर प्रजातंत्र को हटाने के बाद फिर से राजतंत्र वहां पर आ गया। नेपोलियन के समय से ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि उसने जनता की देख रेख के साथ साथ व्यापार, संचार, इन सारी चीजों का भी बहुत ज्यादा विकास किया। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना, जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा टैक्स जो लेते थे, ठीक है, और जबरदस्ती जो भर्तियां हुआ करती थी उनके समय में नहीं हुआ करती थी। अब हम देख लेते हैं 1804 की नेपोलियन संहिता। इसे नागरिक संहिता भी कहते हैं। 1804 इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित रखा, कि मतलब जो भी था कि संपत्ति के अधिकार, जैसे जिसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसी की हुआ करती थी, वो मतलब उससे कोई जबरदस्ती छीन नहीं सकता था। ये सारी नेपोलियन संहिता में इसकी पूरी व्याख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए भाई एक बार हम देख लेते हैं। ये जो हमारा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है ये है जीरो से हीरो बनने की तरफ। ठीक है, तो बेटा यहाँ 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर 1 शॉट 3 इयर्स
पेपर, फॉर्मूला शीट, ठीक है, स्पेशल ट्रिक, 3 मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए। ठीक है, क्रैश कोर्स में रैंक देख लीजिए, ये है भाई स्टेट रैंक के हैं, ठीक है, और ये है भाई, ये भी है, इन्होंने स्टेट में 6 रैंक हासिल किया है, तो दोनों में आप लोग देख लीजिए भाई। और इतने जितने भी बच्चे हैं ये शुभम क्लासेस से पढ़कर इतने अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आई होप इस बार भाई बारी आपकी है। ठीक है, यहाँ पर भाई ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो फोटो आपके लगने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस बार मौका आपको मिला है, मौका बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस बार बारी किसकी है? आपकी है। तो जो भी बच्चे शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से भी पेमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इस स्कैनर पर पेमेंट करके, ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप सक्सेसफुली का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है भाई। अब हम देख लेते हैं 1804 की जो नेपोलियन संहिता रहती है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो जन पर आधारित विशेषाधिकार जो है उनको समाप्त कर दिया गया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, मतलब हर किसी के जो अधिकार होते थे वो समान होते थे, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाता था। प्रशासनिक विभाजों को सरल बनाना, जितने भी प्रशासनिक विभाजन थे उनको भी सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, मतलब जो भी टैक्स वगैरह लग रहे थे, ठीक है, उस समय क्या होता था कि लोग किसानों से उनकी ही जमीन ले लेते थे और उन्हीं की जमीन का टैक्स भी लेते थे और उस किसानों की जमीन पर ही खेती करवाते थे। ठीक है, तो किसान भाई बड़े दुखी रहते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, कर है, टैक्स है, इन सब को हटा दिया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 का विद्रोह और इसका प्रभाव। फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें वियना कांग्रेस के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान क्या किया गया? सत्ता में बहाल किया गया था। उसने उदारवादी क्रांतिकारियों से सत्ता को इन्होंने क्या किया? सत्ता को इन्होंने जबरदस्ती छीन लिया। एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। ठीक है, मैटरनिक जो था, एक बार यह टिप्पणी की, बेटा ये आपके एमसीक्यू में आता भी है कि ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी को जुकाम हो जाता है। तो ये कथन है मैटरनिक का, ये आपके एमसीक्यू में पूछता भी है। अब हम देखें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों होता है? तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना चाहिए। कि जैसे हम इंडियन हैं तो हमारी भी कोई पहचान है, हमारे भी राष्ट्रगान है, ठीक है, हमारा एक फ्लैग है, ये सारी चीजें क्या है? हमारे देश की पहचान है। तो ऐसे ही वहां पर देश की पहचान, उनकी संस्कृति, ये सारी चीजें होनी चाहिए थे। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैम्सवर्थ समाज में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मतलब हमारे देश में क्या है कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो है नहीं। तो मतलब ये सामूहिक पहचान, अपने देश का जैसा झंडा है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, तिरंगा जो है, तो हर देश का अपना अलग अलग पहचान होता था। यूरोपीय समाज की संरचना, यूरोपियन समाज असमान रूप से 2 भागों में विभक्त था। कौन कौन से भाग थे? कुलीन वर्ग, मतलब जिसको उच्च वर्ग कहा जाता था, और दूसरा था निम्न वर्ग, जिसको कृषक वर्ग कहा जाता था। तो कुलीन वर्ग में जैसे बड़े अमीर लोग आते थे, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, इस सब टाइप के लोग आते थे। और जो निम्न वर्ग हुआ करते थे, इनमें क्या आते थे? जैसे कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये लोग जो इसमें आते थे। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। अब हम देखते हैं उच्च वर्ग जो था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ करती थी बेटा? जनसंख्या इनकी कम होती थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व। अब उच्च वर्ग क्या था? अधिकार जमाने वाला था। उच्च वर्ग कैसा था? अधिकार जमाने वाला था। ठीक है,
और जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक हुआ करते थे। भाई अब उच्च का मतलब ही है ऊंचा, उनके पास बहुत खेत हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े खेतों के जमींदार हुआ करते थे, सभी अधिकार दिए जाते थे। और उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनको सारे अधिकार दिए जाते थे। और इनकी जनसंख्या क्या होती थी बच्चा, इनकी जनसंख्या जो है बहुत ही कम होती थी। अब इसी का ठीक अपोजिट है, ठीक इसी का अपोजिट है निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग में क्या हुआ करता था कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती थी निम्न वर्ग की, और इनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे। जैसे उच्च वर्ग में था कि वो बहुत बड़े बड़े खेतों के मालिक हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, इनके पास खेत बहुत ही कम हुआ करता था, इतना ही होता था कि ये सिर्फ अपने परिवार का पेट पालन कर ले बस, बाकी इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, और इनको किसी भी प्रकार का जो है अधिकार नहीं दिया जाता था। तो आप लोगों को बेटा डिफरेंट समझ में आ गया कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की जो श्रेणी होती है, ठीक है, उच्च वर्ग, ठीक है, और निम्न वर्ग के बीच की जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वर्ग के जो बीच की कड़ी होती है उसको कहते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग। एक क्या ये जुड़ गया भाई, ये एक नया वर्ग जुड़ गया। कब जुड़ा भाई, हम ये देखते हैं कब जुड़ा भाई, 19वीं सदी में, ठीक है, कब जुड़ा भाई, 19वीं सदी में ये एक नया वर्ग जुड़ गया, ठीक है, ये एक नया वर्ग जुड़ गया। कब जुड़ा, 19वीं सदी में। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की जो श्रेणी हुई वो मध्यम वर्ग कहलाई। मतलब न ज्यादा बहुत गरीब, न ज्यादा बहुत अमीर, बीच में। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, उद्योगपति हैं, ये पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की। अब भाई पता है क्या हुआ करता था उस समय कि जैसे जो कानून भी अलग अलग हुआ करते थे, मतलब उच्च वर्ग के लिए अलग होता था, निम्न वर्ग के लिए अलग होता था। अब ये जब नया वर्ग जुड़ा मध्यम वर्ग, तो उसने क्या डिमांड किया, उसने इसकी मांग की कि कानून जो है, ठीक है, कानून जो है वो सबके लिए एक समान हो, ठीक है, कानून क्या हो, सबके लिए एक समान हो, ठीक है, सबके लिए क्या हो भाई, कानून जो है वो सबके लिए एक समान हो। इसकी इन्होंने क्या किया भाई, इसकी इन्होंने मांग किया, ठीक है, इसकी इन्होंने मांग किया। तो ये भी आई होप जो बच्चे बहुत ही कंसंट्रेट करके क्लास को देख रहे होंगे वो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का भी डिफरेंट समझ गए होंगे, और इसका मध्यम वर्ग का जन्म क्यों हुआ ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई इसी बात पर एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आज की क्लास जो है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जोलबेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। जोलबेराइन क्या था भाई, एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को क्या किया गया कि समाप्त कर दिया गया। मतलब ये टैक्स जो है वो सभी को दिया जाता था, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि सारे टैक्सों को समाप्त करने की कोशिश की गई। यूरोप में राष्ट्रवाद का हम देखते हैं, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है, ठीक है, यहाँ कहाँ से होती है भाई, फ्रांस से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1789 में फ्रांस की क्रांति, तो सभी को पता है कि 1789 में क्या हुआ था भाई, क्रांति हुई थी, ठीक है, क्रांति हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, फ्रांस में हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक कौन था, फ्रांस में क्या था भाई, राजतंत्र था। पता बेटा, अगर आप ऐसे याद करोगे ना तो फटाफट चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, फटाफट चीजें याद हो जाएंगी और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी देख रहे हैं 1789 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। कहां पर हुई थी भाई, फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में उस समय क्या था, राजतंत्र था। तो वहां का शासक कौन था, फ्रांस का शासक कौन था भाई, सभी को पता है ना,
फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां था। और इसको जनता ने क्या किया भाई, जनता इससे इतना ऊब गई थी कि इसको फ्रांस से मतलब हटा दिया गया, इसको अपने पद से हटा दिया गया था और वहां पर राजतंत्र को खत्म करके क्या किया गया था, प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। अब जब फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी तो फ्रांस की जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी, बहुत ज्यादा खुशहाल थी। तो होता है ना कि अगर एक जगह कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरे देश भी देख के क्या किए, दूसरे देश भी क्या किए कि भाई हमें भी प्रजातंत्र, सबको चाह रहा था, किसी को राजतंत्र नहीं चाह रहा था, क्योंकि फ्रांस में उस समय बहुत ही खुशहाली आ गई थी। इसलिए हर देश जो भी देखे उनको ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ भी प्रजातंत्र होना चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ, फ्रांस में लुई 16वां को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। तो यही है भाई। अब आगे देखते हैं सामूहिक पहचान बनाने के लिए। अब भाई जब वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो जो वहां की जनता थी उन्होंने अब किसकी मांग की, अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए कि भाई हमारी भी कुछ पहचान होनी चाहिए, अलग से कुछ पहचान होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो भी स्टेट जनरल था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा, अब भाई फ्रांस में क्या किया गया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो, कि मतलब चाहे वो निम्न वर्ग के हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो, चाहे वो मध्यम वर्ग को हो, सबको क्या किया गया कि एक समान कानून की मांग की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अभी बताया ना जैकोबिन क्लब के बारे में, तो उसकी मांग की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति, अब इनकी क्या क्या विशेषताएं थी भाई, संविधान आधारित शासन। इन्होंने संविधान की भाई मांग की कि संविधान आधारित हमें शासन चाहिए, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार होने चाहिए, मतलब हम यहाँ पर सभी के लिए इक्वेलिटी होनी चाहिए, सभी, हर कोई फ्री होना चाहिए, हर कोई मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, इन्होंने क्या डिमांड किया कि हम लोगों की पहचान में एक तिरंगा झंडा भी शामिल होना चाहिए ताकि झंडे को देखकर लोग पहचान बना सके कि मतलब ये फ्रांस का झंडा है। जैसे हमारे इंडिया का झंडा है ना, कहीं भी लोग देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं भाई ये इंडियन फ्लैग है ना। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आयात निर्यात जो है, सीमा शुल्क जो उस समय लगाया गया था वो सारी चीजों को हटाया गया। माप तौल की एक समान व्यवस्था बनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बनाया गया, वो पहले भी था, ठीक है। फ्रेंच को क्या बनाया गया भाई, राष्ट्रभाषा फ्रांस की। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अब जब नेपोलियन की हार हुई 1815 ईस्वी में तो उन्होंने क्या किया कि रूढ़िवाद की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद यूरोपियन सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि जब नेपोलियन का शासन काल था तो उस समय नेपोलियन ने जितने अपने मतलब रूल्स बनाए थे, इन्होंने क्या किया, सारे रूल्स को खत्म कर दिया जब नेपोलियन की हार हो गई, ठीक है। अब वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिसने ये सारी शक्तियों ने क्या किया था, इन सारी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है। तो के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिनकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी और जिसकी अध्यक्षता चांसलर के कौन थे भाई, मैटरनिक थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी बुर्बो, ठीक है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था क्या था, कायम करना था। अब यूरोप में जिनका मुख्य मकसद क्या था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नहीं है,
ये जर्मनी का एकीकरण, ये भी भाई, ये भी टॉपिक जो है ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जर्मनी का एकीकरण 1848 ईस्वी में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह वैसा नहीं कर सका, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह जो उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। एकीकरण वो करना चाहते थे, बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये नहीं हो पाया। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली जो है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जियुसेप्पे मैस्सिमी ने इटली का एकीकरण के लिए क्या किया, कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि मतलब इटली का जो है एकीकरण किया जाए, इसलिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह जो है असफल हुए और 1859 में फ्रांस को सार्डिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रियाई बलों को क्या किया, हरा दिया। ठीक है, जितने भी उनको हरा दिया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई एक और टॉपिक देख लेते हैं जियुसेप्पे मैस्सिमी के बारे में कि इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया था, मतलब इनको देश से निकाल दिया गया था। तो बेटा आज की क्लास में ये जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है फिनिश हुआ और इसमें 2-3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे 1789 की फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन संहिता और वियना कांग्रेस, और साथ ही साथ आपका जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो है क्लियर हो गए होंगे। तो इस चैप्टर से आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए कि नेपोलियन ने अपने नेपोलियन संहिता में कौन कौन से सुधार किए, अभी मैंने समझाया। नेपोलियन कौन था, उनके सुधार क्या थे या उनके सुधारों का क्या प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही टाइप से पूछता है। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर आपको घुमाए तो आप मत घूमना, एग्जामिनर को ही घुमा देना सभी बच्चे। ठीक है, तो भाई सेशन को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो आप 3 उदाहरण भी दे सकते हो। अब हम चलते हैं भाई भूगोल में चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। अब संसाधन क्या होता है भाई, पहले हम लोग इसका थीम देख लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनके अंदर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, वो ही होते हैं संसाधन। जैसे ये मोबाइल फोन है, ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल फोन से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, तो वो मोबाइल क्या है, आप लोगों के लिए संसाधन है। मोबाइल क्या है भाई, आप लोगों के लिए एक संसाधन का काम कर रहा है, क्योंकि मोबाइल से आप क्या करते हो, कॉल करते हो, चैटिंग करते हो, ऑनलाइन क्लासेस करते हो, मतलब इतनी ज्यादा इसकी नीड हो गई है कि बिना मोबाइल के कोई रह नहीं सकता। तो ये क्या है भाई, वो हमारे लिए संसाधन है। क्यों, क्योंकि वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो वो ही हो जाते हैं संसाधन। संसाधनों का विकास, संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इसका क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया। अब प्रकृति ने हमें क्या किया है कि निःशुल्क में हमें उपहार स्वरूप में संसाधन दिए हैं। भाई बहुत सारी चीजें निःशुल्क है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पर्वत पठार है, नदियां हैं, ये सारे क्या है, जमीन है, ये सारे चीजें जो है हमें प्रकृति की तरफ से निःशुल्क मिला हुआ है, मिला है ना, जिसका हम लोग भरपूर उपयोग कर सकते हैं, जिसका कोई हमें शुल्क देना नहीं पड़ता है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, विशेष लालचवश संसाधनों का हास होता है भाई, उन लोग क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के लिए पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, कुओं को सुखा देते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का वर्गीकरण अब हम देख लेते हैं भाई, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर भाई संसाधनों का वर्गीकरण, अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे है। तो जैव
और अजैव, जैव और अजैव, ठीक है, जैव संसाधन अजैव। जैव मतलब बेटा जिसमें जीवन हो, जैव मतलब क्या होता है, जैव, ठीक है, जैव जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें जीवन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग वो पढ़े हो ना, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, बस वही है। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है, जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है जैव संसाधन, ठीक है। और अजैव होता है भाई, ये दूसरा है, इसका दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन होता है बेटा जिसमें जीवन नहीं होता है। अजैव क्या होता है भाई, जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे चट्टान है, ठीक है, कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, तो ये हो गया अजैव संसाधन। जैव मतलब होता है ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन है, जैव और अजैव। जैव होता है जिसमें जीवन होता है, अजैव होता है जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जैव है। अजैव जैसे हैं चट्टान है, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, सजीव और निर्जीव वस्तुएं जैसी होती हैं। आगे हम चलते हैं, वही है अभी मैंने पढ़ाया इसको। आगे चलते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब समाप्यता के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है और जल, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक, ठीक है, भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं, प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करके इन्हें हम पुनः उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में होता है वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वे संसाधन जिनको एक बार हम प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद हम उनको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे होता है खनिज, ठीक है, खनिज पदार्थ। अब आ जाते हैं हम भाई स्वामित्व के आधार पर संपत्तियों, संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें होता है भाई, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। जैसे आपका घर है, आपके घर पर आपका अधिकार होगा, पड़ोसियों का नहीं होगा, या पड़ोसियों के घर में पड़ोसियों का अधिकार होगा, आपका नहीं। तो व्यक्तिगत, जैसे मैं बोलूं ये पेन, तो इस पेन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है, वो हो गया व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। वो क्या हो गया भाई, वो हो गया व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी किसान की जमीन है, घर है, ये सारी चीजें जो हो गई ये व्यक्तिगत संसाधन के थ्रू आते हैं। आगे चलते हैं हम, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति, मतलब पूरे समुदाय का, जहां पर किसी पूरे समुदाय का जिस पर अधिकार होता है उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अगर किसी समुदाय का पार्क ले लेते हैं, ठीक है, वहां पर अगर मान लीजिए कोई पार्क वगैरह है, नहीं होता है, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है ना कि एक कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी में एक पार्क होता है, तो उस पार्क में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का, व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है जो उस ग्रुप में रहते हैं, मतलब उस कॉलोनी में जो रहते हैं, तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन, ठीक है बच्चा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। राष्ट्रीय संसाधन, अब राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, जैसे सड़क है, ठीक है, हिस्टोरिकल इमारतें हैं, हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस होते हैं वो इस पर किसका भाई, किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, तो हो गया राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है जिस पर फॉरेन कंट्री का अधिकार होता है, ठीक है, जिस पे विदेशी जो कंपनियां होती है, जैसे तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। जैसे कोई तट रेखा है, जैसे समुद्र की तट
देखा है उससे 200 मील की दूरी पर खुले आसमान के नीचे जो होता है, मतलब जो खुले महासागरीय संसाधनों पर क्या होता, किसी देश का अधिकार नहीं होता, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय मतलब लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं हम विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि विकास का जैसे संभावी संसाधन है, विकसित है, भंडारित है और संचित है। तो हम देखते हैं संभावी, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब वे संसाधन, संभावी मतलब क्या होता है बेटा, वे संसाधन जो किसी देश में हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विकसित, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब विकसित क्या है कि मतलब हमें पता है कि हमें इतनी मात्रा में उनको यूज करना है, उनका प्रयोग करना है, वो आ जाते हैं विकसित में। मतलब उनका जो क्वांटिटी है वो पहले से ही हमें निर्धारित हो चुका है कि हमें, जैसे इस महीने में हमें 10 किलो गेहूं मतलब 10 किलो आटा या 10 किलो चावल ही प्रयोग करना, मतलब जो गेहूं और चावल की जो क्वांटिटी है वो पहले से ही फिक्स कर दी गई है कि इस महीने में हमें इतना ही यूज करना है, वो आ जाता है विकसित संसाधन। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई? तो अगर क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे थंब देकर बताते रहिए। भंडारित संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं। मतलब हैं हमारे देश में, वो विद्यमान है लेकिन हमारे पास टेक्निकल चीजें नहीं है। हमें पता है कि वहां पर सोना है, वहां पे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमारे पास टेक्निकल चीजें नहीं हैं और हम क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। क्योंकि भाई जब हमारे पास टेक्निकल चीजें ही नहीं हैं तो हम कहां से भाई उसको यूज कर सकते हैं, है ना? तो बस वही बात है, उसको कहते हैं हम भंडारित चीजें। अब जैसे ऊपर पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ के नीचे आप देख रहे हो ठीक है, पहाड़ है और पहाड़ के नीचे आप देख रहे हो एक इतना ढेर सारा एक टब पूरा सोना रखा हुआ है। ठीक है, अब आप ऊपर से देख रहे हो कि नीचे सोना रखा हुआ है, लेकिन अब आपके पास कोई टेक्निकल चीजें ही नहीं है कि आप उस सोने को कहां से ऊपर लाओगे। ठीक है, गोल्ड वो कहां से ऊपर आएगा? मतलब आप देख देख के ललच के हट जा रहे हो, लेकिन उसको ऊपर लाने का कोई टेक्निक नहीं है। तो वही हो जाता है भाई भंडारित संसाधन। संचित संसाधन, संचित संसाधन वे होते हैं जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब संचित क्या होते हैं कि हमारे पास टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं लेकिन अभी हम उनको उपयोग में नहीं ला सकते, वो हम अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी हम संचित करके रख सकते हैं, उसको कहते हैं संचित संसाधन। ठीक है बच्चा, तो ये आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक और शेयर करते रहिए और थंब देकर बताते भी रहिए कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई भू संसाधन। ठीक है, आगे आ जाते हैं भू संसाधन। भू संसाधन है भाई, भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है, अभी मैंने बताया कि भूमि भाई एक है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति मतलब सभी लोग क्या करते हैं, उस भूमि पर रहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं करते हैं, परिवहन, संचार, मतलब सारी चीजें क्या होती हैं, वो भूमि पर ही होती हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 43% ये मान लीजिए भूमि है। ठीक है, ये भूमि है, इसका क्या है भाई कि इसका जो है 43% क्या है भाई, इसका जो 43% है वो भू क्षेत्र मैदान है। ठीक है, क्या है भाई, भू क्षेत्र मैदान है। ठीक है, और 27% क्या है भाई, (43% क्या है भाई, भू क्षेत्र मैदान है और इसका जो है 27%, ठीक है 27% क्या है कि भू क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, भू क्षेत्र है और 30% क्या है, 30% हमारा है, एक मिनट
ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपका भूमि है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या है, 43%, ठीक है। 43% भाई क्या है, भू मैदान है, ठीक है। 43% क्या है, भू मैदान है। उसके बाद है 27% क्या है, भू पठार है, ठीक है। इतना क्या है, ये पठार है। और उसके बाद आ जाता है 30%। तो 30% क्या है भाई, ये 27 है, 30 भाई ये हो जाता है हमारा, 30% क्या हो जाता है, पर्वत है, ठीक है। तो भू मैदान, पर्वत और पठार, ये सारी चीजें जो है ये डिवाइडेड हैं कि इतने इतने परसेंट जो है यहाँ पर ये सारी चीजें मिलेंगी। अब आ जाते हैं भू उपयोग। भू उपयोग मतलब सभी लोग जानते होंगे, भू मतलब होता है भूमि, और उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो वन, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। अब वन भूमि पर ही हम क्या करते हैं, वनों का भी निर्माण करते हैं, वन भी लगाते हैं, ठीक है। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। अब जितनी भी भूमि यहाँ पर है उसमें से जरूरी नहीं कि हर भूमि उपजाऊ भी हो। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ भूमि जो होती है वो बंजर भी होती है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग। अब हम देखते हैं कि जैसे ये सड़क है, ठीक है, सड़क है। अब हमें इस सड़क को क्या करना है भाई, चौड़ा करना है। अब इस सड़क को चौड़ा करना है। अब हम देख लेते हैं, सड़कों के किनारे अगर पेड़ है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सड़क को चौड़ा कराने के लिए इन सभी पेड़ों को कटवा देगी। वो चाहे अपने आप में कितने भी अच्छे पेड़ क्यों ना हो, कितने हैवी पेड़ क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी पेड़ों को कटवा देती है और ये जो जगह है उसको रोड को चौड़ीकरण में या चौड़ा करने में लगा देती है। पेड़ों को छोड़ दीजिए, वहां पर अगर किसी का घर है, दुकान है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो मतलब सड़क को चौड़ा करवाने के बीच में अगर कोई भी अवरोधक आ रहा है तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है। तो ये आ जाते हैं गैर कृषि प्रयोजन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गैर कृषि प्रयोजन। आगे देखते हैं अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब हम देख लेते हैं स्थायी चारागाहें। आप देखते होंगे आप लोग कि जो जिनके पास जैसे होता है ना, बहुत लोग ढेर सारे गाय, भैंस या बकरी, भेड़ जो भी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब चराने के लिए ले जाते हैं तो किसी भी जमीन में कहीं भी वो चराने लगते हैं तो वो हो जाता है अयोग्य अस्थायी चारागाह, ठीक है। परती भूमि, अब कोई जरूरी नहीं है। परती भूमि मतलब होता है कि कृषि, जैसे जो खेती की जाती है हर साल नहीं करके उसको 2-3 साल के लिए यूं ही परती छोड़ दी जाती है। तो भूमि भी तरह तरह की होती है, परती भूमि, बंजर भूमि, स्थायी चारागाहें। अब हम देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र। मानवीय गतिविधियों द्वारा न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको भी क्या मिलता है, बल मिलता है। अब अगर हम भूमि को उपजाऊ बनाना है तो अगर कोई खेती किए, उसके बाद क्या किए कि उसको 1-2 साल के लिए वहां पे रोक दिए ताकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो हमेशा कायम हो सके, और हम हर साल उसी में खेती किए जा रहे हैं तो वो उससे क्या होता है बेटा, उससे होता है भूमि निम्नीकरण, ठीक है। भूमि उससे क्या होता है, निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण मतलब होता है भूमि का ह्रास होना, उसका क्षय होना, या भूमि का जो उपजाऊ परत होती है वो धीरे धीरे जो कम होती जाती है उसे ही हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण, ठीक है। तो आई होप ये भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे भूमि निम्नीकरण है, अगर ये एक समस्या है तो इसका निदान भी होना चाहिए। कोई भी समस्या है तो उसका निवारण भी है। तो इसके क्या क्या निवारण हम कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है वनारोपण करके। वनारोपण मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। सेकंड है पेड़ों की रक्षक मेखला बना के। आप पेड़ों की मतलब एक कतार में, कतार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, जैसे यूं पेड़ लगाया तो फिर उसके सीध में ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया। एक मतलब जो एक कतार होती है, एक लाइन में पेड़ों को लगाना, वही होता है रक्षक मेखला। आगे चलते हैं रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर। अब जितने भी रेतीले टीले हैं
रेतीले टीले मतलब ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से बच्चे इसमें बोलेंगे मैम रेतीले टीले क्या होते हैं। तो रेतीले टीले होते हैं बेटा जब जैसे मिट्टी कह लें या बालू कह लें या जो भी रेतीली मिट्टी होती है उसकी जो तह है ना जमते ये एक ऐसे ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसे टीले की तरह बन जाती है। जैसे अभी बालू है, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर में बालू है और उसको उलट दे रही है तो वहां पर बड़े से ऐसे टीले बन जाते हैं ना, वैसे ही होते हैं रेतीले टीले, ठीक है। और भूमि कटाव की रोकथाम, भूमि कटाव मतलब होता है वही, कटाव मतलब होता है भूमि अपरदन, ठीक है, भूमि अपरदन कि अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भूमि कटाव हो रहा है या भूमि अपरदन हो रहा है तो उसकी भी रोकथाम के उपाय करने चाहिए कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। बंजर भूमि का उचित प्रबंध, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भूमि बंजर है वो कभी फसल उसमें उगेगा ही नहीं, अगर बंजर भूमि है तो उसको भी हम कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, अगर ये भी सोच ले तो जो बंजर भूमि है उसको भी हम उपयोगी ला सकते हैं। अब इसको कैसे करना पड़ेगा भाई, बंजर भूमि को उपयोगी भूमि बनाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, तो जो बंजर भूमि है वो आपकी उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा आता है खनन नियंत्रण करके, जैसे आप देखते होंगे ना कि जो खनिज पदार्थ हैं जब उनको भूमि में से जैसे खनन किया जाता है तो जब जमीन की गहराई से खोदा जाता है तो वहां के जितने एरिया होते हैं वो बिल्कुल हिल से जाते हैं, होते हैं ना, तो वैसे ही जो खनन होता है वो साल में 1 से 2 बार ही करना चाहिए या बहुत नीड ना हो तो 2 से 3 साल में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल में 3 से 4 5 ऐसे अगर खनन करते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थों को जमीन से निकालते हैं तो वो जो एरिया होता है ना वो बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो उस पर भी नियंत्रण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अब आपको निम्नीकरण का मतलब तो समझ में आ गया होगा, निम्नीकरण मतलब भूमि का ह्रास होना, उपजाऊ शक्ति का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मृदा संसाधन। अब मृदा में तो सभी बच्चों को पता होगा, मृदा मतलब होता है भाई मिट्टी, है ना, मृदा मीन्स क्या होता है, मिट्टी। अब हम इसमें देखते हैं भाई कितने तरह की मिट्टियां होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, तो हम सब मिट्टी के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, पहला है जलोढ़ मिट्टी। अब आप देख रहे हो ये जलोढ़ मिट्टी का डायग्राम, पिक्चर देखने से आपको जलोढ़ मिट्टी, इसमें बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी कैसी होती है, उनका उपयोग कहाँ लाया जाता है। तो जलोढ़ जो मृदा होती है वो भारत में विस्तृत रूप से, मतलब भारत में जो है ये बहुत तेजी से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप। अब आप लोग पूछोगे ये भी कि मैम निक्षेप क्या होता है ना, अगर बहुत बच्चों को पता है तो वो फटाफट भाई रिप्लाई दे कि निक्षेप मतलब क्या होता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता रही हूँ, निक्षेप मतलब होता है जब नदी, ठीक है, जब नदियों या जैसे कहीं भी वो पानी जब बहता है, ठीक है, जब पानी अपने बेटा फ्लो में बहता है तो आप लोग देखते होंगे कि नदियां अपने साथ ढेर सारे कूड़े करकट मिट्टी सारी चीजें जो बहा के ले जाती हैं, ठीक है ना। जब मिट्टी बहा के ले जाती हैं तो लास्ट में जब वो जाकर मिल जाती हैं तो जो नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे आप देखते होंगे बालू या मिट्टी के जो मतलब और छोटे छोटे कंकड़ ये सब जो पड़े रह जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं निक्षेप। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। अगर आप घर में भी एक बाल्टी पानी कहीं जैसे मिट्टी वाले स्थान पे या तो कुछ ऐसी जगह बहाइए तो आप देखेंगे ना उसके साथ बह तो जाती है लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ वहां पे चीजें रुक जाती है, जैसे मिट्टी या बालू लास्ट में वहां पे क्या होता है, बची रह जाती है, वही होता है निक्षेप। तो आप लोगों को निक्षेप मतलब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही क्या होता है भाई, ऐसे ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है कि ये जो तीनों नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब ये नदियां चलती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे निक्षेप मतलब सारी चीजें लेके चलती हैं और लास्ट में जब वो पानी उनका बहता जाता है तो उनके निक्षेपों से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि यह मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा
राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। मतलब इनके फैलने का स्थान कहाँ है भाई? राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, इस मृदा में रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी अर्थात मृत्तिका व विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा बांगर और खादर। अब बांगर और खादर, बांगर मतलब होते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर मतलब होते हैं जो अभी नए जलोढ़ मृदा का निर्माण हो रहा है। बांगर मतलब जो जैसे होता है ना, जो चीजों का निर्माण हो चुका है वो बांगर आते हैं, और खादर मतलब होते हैं जिन चीजों का अभी निर्माण क्या है, जारी है, अभी हो रहा है, उनको हम लोग खादर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन से डिफरेंट भी आपके आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई जलोढ़ मिट्टी। अब आ जाते हैं काली मिट्टी। अब ये यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे होंगे, काली मिट्टी ऐसी होती है, काले रंग की होती है। तो यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है जो लावा जनक शैलों से बनी हुई है। जैसे जो शैलों में लावा निकलते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिण मतलब इनके मिलने का स्थान है। ठीक है, इनके मिलने का स्थान है कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो मिलती है। और इसमें क्या होता है, मृदा बहुत महीन कणों में होता है। जो मृदा का कण होता है ना वो बहुत महीन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। और इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसमों में क्या पड़ जाते हैं भाई? दरार पड़ जाते हैं। गर्म मतलब गर्मी के मौसम में, और शुष्क मतलब गर्मी और ठंडी के बीच का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें जब आप पानी डालोगे उसके बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, बीच से ये फट जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लाल और पीली मिट्टी। अब बारी बारी से हम देखते हैं। अभी क्या देखा हमने? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा, काली मिट्टी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। यह मृदा का रंग लाल होता है। अब जाहिर सी बात है लाल। अब काली मिट्टी के बारे में पढ़े तो उसका रंग क्या होता है? काली मिट्टी होती है, मतलब काले कलर की होती है। लाल मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये लाल कलर की होती है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होती है। मतलब जो लोहे के कण होते हैं आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के जब संपर्क में आते हैं तो इस वजह से जो उनका कण मतलब निकल के बाहर आता है, इस वजह से इनका कलर जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, आगे आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा बेटा ऐसा बनता है कि जो आप लोग देखते होंगे जो ईंटा होता है ना, जब ईंटा जैसे जहां पर भी बनता है जब उनके ढेर लगे होते हैं, जब आप ईंट जो है उठा के रखते हो ना तो बाद में लास्ट में देखते होगे कि उसमें से बहुत सारे धूल जैसे निकलते हैं, रेड कलर मतलब लाल रंग के। उससे क्या होता है? लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है ना, ढेर सारे निकलते हैं, उससे लेटेराइट मृदा का क्या है? निर्माण होता है। मरुस्थलीय मृदा। अब यह मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से यह वाष्पीकृत करके इससे नमक बनाया जाता है। अब भाई मरुस्थलीय मृदा, अब इसमें क्या होता है? इसमें नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और मिट्टी में भी नमक की मात्रा पाई जाती है। अब इनको क्या किया जाता है भाई? झीलों से जल को वाष्पीकृत करके इनसे नमक बनाने का भी काम किया जाता है। तो आप लोग पिक्चर देखे होगे बेटा, तो पिक्चर से बहुत सारी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन क्या होता है भाई? मृदा अपर्दन मतलब होता है, क्या होता है? मतलब भूमि का, मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, मिट्टी का कटाव होना कि मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाती है तो उसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं देखते हैं भाई। जल अपरदन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानवीय कारण। अब जल अपरदन भी हो सकता है। जल अपरदन मतलब होता है कि पानी जो है अपने साथ बहुत सारे, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो बारिश में जो खेतों का जो जैसे मिट्टी है, ठीक है, खेतों के ऊपर जो उपजाऊ सतह है, जब तेजी से बारिश होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक स्थान से
हटकर दूसरे स्थान पे चली जाती है, उससे भी मृदा अपरदन आपका होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि तेज तूफान आता है ना, आंधी तूफान जब आती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका भूमि है, ठीक है, ये भूमि की जो मान लीजिए ये ऊपरी परत है और ये पूरी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। अब जब तेज आंधी या तूफान आया तो इन मिट्टी को उड़ाकर अपने साथ ले गया और यहां से उठाकर यहाँ पर रख दिया। जाहिर सी बात है जब मिट्टी उड़ेगी तो कहीं ना कहीं उड़ के जाएगी। अब ये क्या हुआ, जो भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल गए। इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन होता है। ठीक है, समझ में आया भाई सभी बच्चों को। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन से क्या क्या हानियां होती हैं। तो पहला है भूमि उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण क्या हो जाता है भाई, जब भूमि की उपजाऊ शक्ति ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो क्या होता है, उसमें कृषि की उत्पादकता में भाई कमी आ जाती है। जो उत्पादन कृषि का होगा वो होगा तो जरूर, बट थोड़ा कम मात्रा में होगा। आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का प्रयोग को बढ़ जाता है, ये भी होता है। बालू के जमा होने के कारण नदियां, नहरों तथा बंदरगाहों के मार्ग बंद हो जाते हैं। अब बालू अगर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी नदियां हैं, ठीक है, नहरें हैं, बंदरगाह हैं, वो सभी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह बेटा हम लोग का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर था संसाधन और विकास, ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। लास्ट में किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो फिर अब आ जाते हैं और नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता मीन्स होता है पावर और साझेदारी मतलब होता है शेयरिंग, पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता का बंटवारा होना, किसी शक्ति का बंटवारा होना। अब आप लोग सोचोगे कि सत्ता का बंटवारा किसके बीच हो रहा है, ठीक है, आप लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा नहीं हो रहा है, बट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। मतलब केंद्र सरकार के पास कैसी शक्तियां होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास कैसी शक्तियां होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें ही मिलकर क्या करता है, सत्ता की साझेदारी होती है। अगर हम लोग सोचें कि सिर्फ एक गवर्नमेंट मिलकर पूरे देश को चला ले तो ये पॉसिबल है, आप लोग बताइए भाई, पॉसिबल है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट पूरे देश को चला ले? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे देश में बहुत से राज्य होंगे, राज्य के अंदर बहुत छोटे बड़े गांव होंगे, शहर होंगे, ठीक है, तो सभी लोगों की देख रेख करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत जरूरी होती है। और एक लोग कहां कहां दौड़ दौड़ के देखेंगे, इसलिए इन सब के बीच में क्या हो जाता है भाई, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, इससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग के क्लास में, ठीक है, आप लोग के क्लास में 20 या 25 स्टूडेंट हो, जितने भी हो आप लोग, अब उसमें से आपके जो टीचर आई, ठीक है, क्लास में आपके जो क्लास टीचर आई, उन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए 40 बच्चों का आपके क्लास में स्ट्रेंथ है, तो टीचर के एब्सेंस में, ठीक है, मान लीजिए कभी कभी होता है ना ऐसा कि टीचर को क्लास में आने में देर हो जाती है या टीचर कभी एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत शोर मचाते हैं, कभी कोई पानी लेने चला जाएगा तो कभी कोई बुक लेने चला जाएगा, मतलब स्कूल में ही इधर उधर सब लोग घूमते रहते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब टीचर आई तो उनको बहुत सारा कंप्लेन मिला। अब भाई वो जब गुस्से में क्लास में आती हैं तो वो क्या कहती हैं कि जो 40 बच्चों में से, ठीक है, 40 बच्चों में वो एक या दो बच्चों को क्या करती हैं कि सत्ता की साझेदारी, मतलब अपने कुछ जो राइट्स हैं उन बच्चों को दे देती हैं कि भाई आज से आप इस क्लास के मॉनिटर रहोगे और मेरे एब्सेंस में नहीं, मतलब मेरे एब्सेंस में तो है ही, लेकिन अगर कोई भी टीचर आपकी क्लास में कभी नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पूरे क्लास की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी, ठीक है। क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, क्लास से बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए तो आपके परमिशन से जाने चाहिए। ये सारी चीजें समझ में आए? तो बेटा ये टीचर ने क्या किया कि अपने कुछ राइट्स, कुछ अधिकार उन दोनों बच्चों को दे दिया
मतलब ये चीजें ही क्या हो गई, ये चीजें ही हो गई सत्ता का बंटवारा, मतलब शक्तियों का बंटवारा उन दोनों बच्चों के बीच में मिल गया। अब इसमें क्या हुआ पता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए टीचर कभी नहीं भी क्लास में आते हैं तो क्लास में बिल्कुल शांति रहती है। टीचर ने जिम्मेदारी भी दे दी कि जो बच्चे क्लास में तेज हैं या कमजोर हैं, चाहे जैसे भी हैं, उनके सभी सब्जेक्ट के वर्क आप लोगों को ही कंप्लीट करवाने हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि क्लास में अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है और 40 बच्चों में से मान लीजिए 10 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो जो ये 10 बच्चे हैं उनको भी क्या होगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके वर्क भी कंप्लीट होंगे, तो ये कंप्लेंट जो है टीचर तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो आई होप सत्ता की साझेदारी कैसी होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब किसी शासन, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। ठीक है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का क्या होता है भाई, हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव होता है। अब हम देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, सही बात है कि समाज में अगर हमें शांति और सौहार्द बनाना है तो सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है कि हमारे देश में टकराव न हो, लड़ाई झगड़े न हो। इन सबको दूर करने के लिए, इन सब से बचाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि भाई सबको अपने अपने अधिकार उनको दे दिए जाए ताकि लोग अपने अधिकारों को बखूबी निभा सके। अब हम आ जाते हैं बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। अब यहाँ भाई ये इसमें स्टोरी है सत्ता की साझेदारी में, एक बेल्जियम रहता है और एक श्रीलंका रहता है। ठीक है, दो राष्ट्र रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ आप बेल्जियम की कहानी को देखिए, एक तरफ श्रीलंका की कहानी को देखिए। अब सभी बच्चे जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, ये चैप्टर, सेशन नहीं ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, सभी लोग ये बताएंगे कि कहाँ की जो है जाति बनावट अच्छी थी, श्रीलंका की या तो फिर बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश होता है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, आगे भाई पढ़ते हैं। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, बहुत जटिल समस्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। देखिए भाई, ठीक है, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक है, जबकि 20% भाषा क्या बोलती है, डच बोलती है। आप देख रहे हैं ना कि ब्रुसेल्स में क्या होता है कि 80% आबादी जो है वो फ्रेंच बोलती है और 20% आबादी जो है वो डच बोलती है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर, अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या जो है वो कम है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम में क्या होता है कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो बेल्जियम का जब भी संविधान बनाती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि हर बार 4 बार अपने संविधान में संशोधन करती है, और वह संशोधन इसलिए करती है बेटा ताकि बेल्जियम में एक प्रेम, सौहार्द और भाईचारा का वातावरण वहां पर रहे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई बेल्जियम के टकराव में रोकने के लिए उठाए गए केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या वही है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं श्रीलंका में टकराव। पहले तो बेल्जियम की आप लोगों को स्टोरी समझ में आई कि नहीं, कि मतलब वहां पे डच भाषा भी बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा भी बोलने वाले हैं और जर्मन भाषा भी बोलने वाले, 3 लैंग्वेज को लोग बोलने वाले हैं। और वहां पर जब भी संविधान बनाया गया, वहां की जो गवर्नमेंट रहती है इतनी अच्छी रहती है कि वो 4 बार अपने मतलब संविधान में संशोधन करती है, और संशोधन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है ताकि हमारे देश में शांति, भाईचारा और प्रेम का जो है प्रेम भाव लोगों के बीच में बना रहे। ठीक है, ये तो है हमारे कहाँ की कहानी भाई, बेल्जियम की। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका की कहानी। अब श्रीलंका में हम देखते हैं बेटा कि जो श्रीलंका है, ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा है,
ठीक है, देश है। तो यहाँ पर हम बेटा देखते हैं कि श्रीलंका में क्या होता है कि श्रीलंका में क्या है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंघली, यहाँ पर सिंघली और कौन रहता है भाई, सिंघली। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल और सिंघली लोग बहुत संख्या में हैं। सिंघली और तमिल लोग जो है वो बहुत अधिक संख्या में हैं। कहाँ पर भाई, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में सिंघली और तमिल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो वहां पर क्या होता है भाई, सभी जगह जो है सिंघलियों का बोलबाला रहता है, क्योंकि जो सिंघली रहते हैं बेटा वहीं के, मतलब उसी जगह के वो प्रॉपर निवासी रहते हैं। और तमिल क्या करते हैं, बाहर से आकर वहां पर बसे हुए रहते हैं तमिल लोग। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा जो है सिंघली और तमिल के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सिंघली क्या कहते हैं कि तमिल को बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, ये हम लोगों का है। ठीक है, ये हम लोगों का है। तमिल क्या कहते हैं, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, ये हम लोगों का है। अब भाई जिसका बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब जो बड़ी संख्या में है, ठीक है, जिनकी संख्या भाई बहुत बड़ी है, उन्हीं का बोलबाला था हर जगह। मतलब वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो लोग थे, उन्होंने स्कूलों में, जॉब में, हर जगह सिंघली भाषा को क्या किया, कंपलसरी बना दिया कि मतलब अगर जो लोग सिंघली भाषा का प्रयोग करेंगे वही तो श्रीलंका में रहेंगे, अदरवाइज जो लोग नहीं प्रयोग करेंगे वो यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है भाई, श्रीलंका में गृह युद्ध ठन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, श्रीलंका में गृह युद्ध ठन जाता है। गृह युद्ध मतलब अपने ही घर में युद्ध होना। ठीक है, गृह युद्ध मतलब क्या होता है, अपने ही घर में गृह युद्ध होना, ये होता है गृह युद्ध। ठीक है, तो यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। भाई श्रीलंका में क्या था, सिंघली जो थे बहुसंख्यक थे, इसलिए वो अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से वहां पर शासन कर सकते थे। और वो जो मतलब अल्पसंख्यक थे, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम थी, उनकी वो हमेशा अवहेलना करते थे। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब जो सिंघलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। सिंघली जो होते थे, पता है ना कि सिंघलियों को हर जगह प्राथमिकता, मतलब जो अब तमिल भी अगर सिंघली को अपना लेंगे तो उनको भी हर जगह बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भारत में सत्ता की साझेदारी, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भाई हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है भाई भारत में कि अपने प्रतिनिधि को जनता खुद चुनती है। सभी को पता है ना, वोट देते हैं, फिर हम अपने मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं उनको हम लोग खुद ही चुनते हैं। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों और कानूनों में संशोधन भी करती है। जब सरकार को लगता है कि ये नियम नहीं सही है तो उसमें वो कुछ मात्रा तक उसमें संशोधन कर सकती है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। अब भाई क्या होता है वहां पर, प्रजा ही सभी जगह क्या होती है भाई, सर्वोपरि होती है। अगर प्रजा अच्छी है तब सारी चीजें अच्छी है, प्रजा अच्छी नहीं है तो सारी चीजें बेकार, क्योंकि भाई प्रजा ही क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगर कोई प्रतिनिधि मान लीजिए अच्छा नहीं है तो भाई उसको जनता क्या करेगी, 5 साल झेलेगी, 5 साल के बाद 6वें साल में तो उसको एकदम निकाल बाहर कर देगी, है ना। तो इसमें सारी जो भूमिका होती है वो प्रजा की ही होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी चीजें मैंने समझा ही दिया। अब शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब शासन के जितने भी अंग होते हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शासन के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना हो। अब ऐसा ना हो कि हर किसी के पास असीमित शक्ति हो जाए ताकि वो उसका दुरुपयोग करने लगे। जैसे राक्षस लोग हुआ करते थे ना, उनके पास वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, देवता लोगों को, भगवान लोगों को क्या करते थे, खुश कर देते थे और शक्तियां ले लेते थे, असीमित शक्तियां हो जाती थी। और वो शक्तियां पाकर वो भगवान को ही, जिनसे वो वरदान पाए रहते हैं, उन्हीं को वो परेशान करते हैं।
करते हैं कि नहीं? तो वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के पास असीमित शक्ति रहे ताकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में सबको क्या करने चाहिए? अपने अपने शक्तियों को बांट देने। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधायिका किसको देखती है भाई? संसद को देखती है, विधानमंडल को देखती है। कार्यपालिका में संघ और राज्य आते हैं। संघ मतलब होता है केंद्र सरकार, संघ मतलब क्या होता है भाई? केंद्र सरकार, और राज्य मतलब होता है राज्य सरकार। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालत। ठीक है, सरकार के ये क्या है भाई? सरकार के ये 3 अंग हैं। तो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, इसलिए वह संसद के अधीन होती है। मतलब क्या है? ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसे जनता को जवाब देना होता है। न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रही है या नहीं। किसका भाई? न्यायपालिका का। ठीक है, न्यायपालिका का यह काम होता है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं, ये किसका काम होता है भाई? ये काम होता है न्यायपालिका का। ठीक है, तो भाई ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो भाई ये चैप्टर खत्म हो गया है, और मैंने कहा भी था कि सेशन जैसे ही खत्म होगा सभी बच्चे बताएंगे कि भाई श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में से कहाँ की गवर्नमेंट अच्छी थी और कहाँ पर जो है चीजें बहुत अच्छी थी, श्रीलंका की या बेल्जियम की। फटाफट सभी बच्चे भाई बताते रहिए। अब आ जाते हैं भाई हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है विकास। ठीक है, अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है विकास। तो विकास देखते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भाई? जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है उनको अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है, उनको ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बर्तन धुल रहा है, झाड़ू पोछी कर रहा है, उसके बदले में भी अगर उसको पैसे मिल रहा है तो वो अर्थव्यवस्था में शामिल। अर्थव्यवस्था का एक ही कार्य है कि जो भी ऐसी क्रियाएं जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है वही क्या हो जाता है? वही आर्थिक क्रियाएं हो। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती रहती है। मतलब इसमें क्या है कि जो एक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब हम देख लेते हैं विकास। विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विकास के लक्ष्य क्या है भाई? हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो विकास आपके लिए है वो आपके लिए लाभ हो रहा है तो हमारे लिए भी उसका लाभ हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो विकास आपके लिए विकास हो वो हमारे लिए हानि हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। ये व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा है तो हो सकता है ये इसका यहाँ पर चढ़ना इसके लिए विकास है, लेकिन हम नीचे हैं, हो सकता है हमारा ऊपर चढ़ना हमारे लिए विकास नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है बेटा कि मान लीजिए कोई एक हाईवे है उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कोई एक हाईवे है उसका निर्माण किया जा रहा है और उस हाईवे के निर्माण में क्या हुआ है कि ये लोगों के लिए विकास है, ये लोगों के लिए क्या है? विकास है। लेकिन इस हाईवे के थ्रू जिस किसान की जमीन चली गई है, ठीक है, जिस किसान की जमीन जो है चली गई है, ठीक है, जिस किसान की जमीन चली गई है क्या उसके लिए विकास है? क्या वो उसके लिए विकास है? ये इसके लिए विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसके लिए विकास क्या हो सकता है? ये इसके लिए विकास नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो विकास आपके लिए हो रहा है वो मेरे लिए भी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और रोज गांव से शहर आता है, ठीक है, रोज गांव से शहर आता है वो नौकरी करने के लिए, और जब वो अपने घर से निकलता है तो उसको 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है ऑटो और बस पकड़ने के लिए। तो क्या
वो उस व्यक्ति के लिए विकास है? आप लोग बताइए, क्या वह उस व्यक्ति के लिए विकास है जो व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है और उसको वहां पर बस या तो फिर ऑटो मिलता है शहर में जाने के लिए? तो बेटा ये उसके लिए विकास नहीं, ये उसके लिए विकास नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर से निकलता है और पूरी सड़क कच्ची है, तो ये क्या उसके लिए विकास है? ये भी विकास नहीं है। विकास बेटा तब होगा जब उस व्यक्ति को उसके घर तक, होता है ना कभी कभी ऑटो बस रोड से अपने घर से या घर से निकलते हैं 10 जैसे थोड़े दूर पे बस या ऑटो मिलती है, तब वह उसके लिए विकास कहलाएगा। ठीक है, अगर हम घर से निकलते हैं और सड़कें जो कच्ची ना हो के पक्की है तो हम उसे विकास कहेंगे। ठीक है, अगर कच्ची सड़कें हैं तो हम उसे विकास नहीं कह सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को विकास क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं विकास की बात कर रही हूँ, विकास कोई लड़का नहीं है, उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। विकास मतलब होता है कोई डेवलपमेंट, ठीक है, किसी चीज का विकास होना, ग्रोथ होना, ठीक है, वो है विकास। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम किसी लड़के की कहानी हम लोग को सुना रही हैं। किसी लड़के की कहानी में भाई विकास के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बारे में बातें कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आय और अन्य लक्ष्य। ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार की सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित है। अब क्या क्या है भाई? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में, ठीक है, 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। कितने हैं भाई? 4,53,000 अगर है तो वो क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है या विकसित राष्ट्र कहलाता है। विकसित राष्ट्र मतलब होता है वहां पे सारी सुख सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, उनके रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा है, वो कहलाता है विकसित राष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील देश की श्रेणी में है। मतलब 37,000 रुपए प्रति वर्ष, हर साल वह 37,000 रुपए पाता है, वह क्या है? वो विकासशील या निम्न में आता है। न्यू एनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या है? होता है कि उनका भाई स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, सारी चीजें कैसी हैं, इस आधार पर हम किसी विकास की तुलना कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है प्रति व्यक्ति आय? जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है भाई? तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? कुल आय को देश की कुल जनसंख्या के साथ जब भाग दे देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति की आय निकलती है कि हर एक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी थी भाई? 28,000 रुपए। भाई नहीं है, ये आय है। आय कितनी थी भाई? 28,000 रुपए थी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं कि किसी देश में जितना भी कुल उत्पादित आय है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या इसको जीडीपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। मतलब हर प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उससे जो भी हमें आय मिलता है, उससे जो भी हमारा इनकम आता है, उससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को उसमें शामिल किया जाता है और उस आय की गणना की जाती है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते, सॉरी ये जीडीपी नहीं था, ठीक है, ये सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
ठीक है, इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को, मतलब हमारे देश में कुल कितनी उत्पादित आय है, ठीक है, उससे निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। शिशु मृत्यु दर। अब भाई शिशु मृत्यु दर, जहां पर 1 साल से कम बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो इससे हम शिशु मृत्यु दर देखते हैं कि प्रति 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर करते हैं। जैसे 1 साल के बच्चे हैं, अब उसमें से भाई बच्चे ज्यादा से मात्रा में मर रहे हैं तो उनको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास की दृष्टि से उतना ही बेहतर माना जाएगा। मतलब होता है ना कि अगर ऐसा होता है कि बच्चे मरने लगते हैं तो वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं रहती हैं, वहां के हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं रहते हैं, सारी चीजें वहां पे अच्छी नहीं रहती हैं, इसलिए इसको कहते हैं यह आंकड़ा जितना ही कम होगा, ठीक है, यह आंकड़ा जितना ज्यादा ही कम होगा वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। अगर ये आंकड़ा क्या होता है दिन पर दिन अगर बढ़ता जाएगा, शिशु ही मरेंगे तो फिर वहां का क्या है, वहां की चीजें जो है वो सही नहीं है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। पुरुष और महिला का अनुपात। अब हम देखते हैं पुरुष और महिला का अनुपात क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश या राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना, मतलब महिलाओं की, अगर मान लीजिए पुरुष 1000 हैं और महिलाएं 900 हैं, ठीक है, तो 100 महिलाओं की क्या है भाई, कमी है। तो 100 महिलाओं की कमी है तो हम कहेंगे कि उस देश में महिलाओं के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं है, वहां पर महिलाओं के साथ जो उनके खिलाफ जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा खराब है ना। तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति, मतलब 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों की तुलना में 940 ही महिलाएं हैं, मतलब 60 महिलाएं कम हैं। मतलब वहां की जो जनगणना थी 2011 की, उससे ये पता चलता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वह देश में अच्छी नहीं है। ठीक है, उनके लिए जो माहौल बनाए जा रहे हैं वो माहौल अच्छे नहीं है भाई। ये 2011 की जनगणना है, ठीक है, अभी चल रहा है 2024। सतत विकास, यह विकास जो आज की पीढ़ी की सभी जरूरतों को पूरा करता है, यह पर्यावरण को प्रभावित किए बिना राष्ट्र का विकास करता है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हमें गैर नवीकरणीय संसाधनों जैसे कार्बन आधारित ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। कि मतलब कार्बन आधारित अगर ईंधन है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, इन सारी चीजों को पता लगाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित व्यक्ति के वजन की गणना करके वयस्कों को मापने के लिए मापा जाता है जो कुपोषित हैं। जो बच्चे कुपोषित होते हैं उसको मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। यदि मान 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, ठीक है। अगर इनका जो माप है 18.5 से कम है तो बच्चा कुपोषित है, और यदि 25 से अधिक है तो व्यक्ति अत्यधिक मोटा है। मतलब बीच में 18.5 अगर है, 18.5 से कम है तो बच्चा कुपोषित है, अगर 25 से अधिक है तो क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा मोटा है। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। मतलब कुछ वर्ष तो प्रयोग करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब बहुत ज्यादा इनका भंडार, इनको पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। जन्म के समय संभावित आयु, एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे क्या कहते हैं, संभावित आयु कहते हैं। और जिस देश में मनुष्य जो है अपनी एक एज पूरी करने के बाद जब मरता है तो वहां की जो, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु कितनी है, 67 साल, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार, और महिलाओं की जो संभावित आयु है वो 72 वर्ष है, मतलब इतने वर्ष तक ये लोग जीते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार वही है, यदि किसी देश में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, ठीक है। अगर वहां पर मूलभूत सुविधाएं मतलब सारी चीजें जब वहां पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होता है तो वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और अगर लोगों की आय अच्छी होगी, ठीक है, लोगों की अगर इनकम अच्छी होगी तो उनके रहन सहन का जो स्तर होता है, स्तर जैसे उनके रहन सहन का खान पान का धीरे धीरे वो अपने आप चेंज होने लगता है। एक जो वयस्क होता है, एक औसत जो वयस्क होता है वो बहुत लंबी आयु जीता है, ठीक है। फटाफट भाई सभी बच्चे बताते रहिए कि सभी को चीजें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। मतलब 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में मतलब अगर वो अपना नाम लिखना भी जानता है, कोई भी व्यक्ति है, अगर 7 वर्ष और उससे अधिक मतलब 7 वर्ष से ऊपर का अधिक बच्चा है या बूढ़े हैं, कोई भी, अगर वो अपना नाम लिखना भी जानता है तो वो क्या है? वो साक्षर की श्रेणी में आता है। निवल उपस्थिति अनुपात, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? निवल उपस्थिति अनुपात। 6 से 10 वर्ष की आयु के कुछ बच्चे जो हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनका उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों के साथ जो प्रतिशत है वो निकालना ही क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। संभावित साक्षरता, आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऋण की हड्डी होती है। क्या होती है भाई? आधारभूत। अगर कोई आधारभूत संरचना है तो वो किसी देश के लिए ऋण की हड्डी का काम करता है। जैसे सड़कें, रेल, विमानपत्तन, विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं विकास के जरूरी लक्ष्यों का मिश्रण। अब हम देख लेते हैं पंजाब में हम देखते हैं बेटा 2003 में प्रति व्यक्ति आय है 26,000 और शिशु मृत्यु दर है 49, ठीक है। साक्षरता दर है 70 और कक्षा 1 से 4 तक निवल स्थिति अनुपात है 81, ठीक है। केरल 22,800 है, शिशु मृत्यु दर 11 है, साक्षरता दर 91 है और निवल उपस्थिति अनुपात है 91। बिहार के देख लेते हैं 5700 है और शिशु मृत्यु दर क्या है भाई? 60 है, ठीक है। और साक्षरता दर है 47 और निवल उपस्थिति अनुपात है 41। तो आप ये जो 3 राज्य हैं, 3 जगह है, जैसे पंजाब है, केरल है, बिहार है, ये तीनों का आप देख रहे हो तो आप सभी लोग बताओ कि इसमें सबसे अच्छा और कहाँ का है भाई? जहाँ साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम है, ठीक है, और उनका जो है साक्षरता दर अधिक हो और निवल उपस्थिति अनुपात भी अधिक हो। तो भाई ये कहाँ का है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि केरल में, केरल की जो है प्रति व्यक्ति आय पंजाब के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है, पंजाब के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर है जो पंजाब और बिहार के अकॉर्डिंग बहुत कम है, ठीक है। साक्षरता दर भी बिहार और पंजाब के अकॉर्डिंग ज्यादा है, निवल उपस्थिति अनुपात भी भाई बिहार और पंजाब के अकॉर्डिंग ज्यादा है, ठीक है। तो एक देश की आय, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, ठीक है। ये मानव विकास सूचकांक, आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची इसके आधार पर कि देश को उनकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या विभिन्न देशों में विकास के स्तर का क्या है? मूल्यांकन करने का क्या है? बहुत बड़ा मापदंड है। विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
विकास की धारणीयता की विशेषताएं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करना और संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल होते हैं वे नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती रहती है। मतलब ये क्या है, प्रकृति जो है इनकी पुनः जो है निर्माण जो है प्रकृति इनका हमेशा करती रहती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई। विकसित देश, नई तकनीक व विकसित उद्योग। विकसित देश में क्या है, नई नई तकनीकें आती हैं और उच्च स्तरीय रहन सहन, वहां का जो रहन सहन होता है वो बहुत ही उच्च स्तरीय होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, वहां पर हर व्यक्ति की आय जो है वो बहुत अधिक होती है। साक्षरता दर जो होता है, वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या होती है, जन्म मृत्यु दर, ये सब क्या होता है, बहुत बेहतर होता है। अब आ जाते हैं विकासशील देश, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। विकासशील देश क्या होते हैं, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, साक्षरता दर नियम बहुत ही कम होते हैं, सामान्य इनका रहन सहन होता है और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है। इनके पास क्या होता है भाई, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह आज हम लोगों ने एसएसटी के पूरे 4 सेशन को जो है एक 4 चैप्टर को खत्म किया है हर सेशन से। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेटा हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि के ह्रास का क्या अर्थ है, या भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है, भूमि ह्रास क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय। मतलब ये आपके लॉन्ग शॉर्ट में पूछता रहता है, 2, 3, 4 जो भी है। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदाओं, या ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि सभी मिट्टी के प्रकारों को बताइए। भू संसाधन का अर्थ लिखिए, कौन कौन सा है भाई, भू संसाधन, और भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है भाई, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन को पुष्ट कीजिए। ठीक है, बहुसंख्यवाद को स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद को किस प्रकार स्वीकार किया। ठीक है, श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद को किस प्रकार, क्योंकि वहां पे बेटा सिंघली का क्या था, वर्चस्व था, सिंघली का ही बोलबाला था। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। या एक विकसित देश की विशेषताएं क्या होती हैं, या विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह ये आज के क्लास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो लास्ट में भी हम लोग अपने जो हैं टॉपर्स उनसे मिल लेते हैं। ये देखिए, स्टेट में इनका 1st रैंक था और इनका 6th रैंक था। तो बेटा ये शुभम क्लासेस से पढ़कर ही इन्होंने इतने अच्छे नंबर अचीव किए हैं। तो आई होप आप लोग भी इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। आप लोग भी जितना जल्दी हो सके इस मौके का लाभ उठाइए। ये हमारे यहाँ के टॉपर्स हैं जो शुभम क्लासेस से पढ़ के बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर किए हैं भाई। ठीक है, देखिए बहुत है। अब इस बार भाई आपकी बारी है, इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा। जितना भी चाहो बेटा जी जान लगा दो। ठीक है, अभी भी मौका बहुत है आप लोगों के पास। अभी होता है ना कि युद्ध के मैदान में लास्ट समय तक जो है वो बाजी हारी जीती जा सकती है। तो भाई अभी युद्ध का मैदान बहुत दूर है। ठीक है, तो अभी से जो आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो वो थोड़ा जोर शोर से करिए, ताकि युद्ध में कूदने के बाद बस जीत कर ही आना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इस बार फोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से हीरो तक का सफर
शुभम क्लासेस जो है जीरो से, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जीरो से हीरो बनने तक का सफर जो है शुभम क्लासेस तय करता है। तो यहाँ पर इसकी फीस है भाई 1299 रुपए, जिसमें ये सारे फीचर्स हैं। टॉप 200 क्वेश्चन का बुकलेट, 1 शॉट, 3 इयर्स पेपर, फॉर्मूला शीट, स्पेशल ट्रिक और 3 इयर्स का जो है मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस स्कैनर पर पेमेंट करके, ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप सक्सेसफुली का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको डायरेक्ट बैच से 15 मिनट के अंदर आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, और जितना हो सके बेटा आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 10th, ठीक है, क्लास 10th बोर्ड के, वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों, उन सभी के लिए आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक बच्चे को, जिनको भी आप जानते हो, सेशन को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे क्लास से जुड़ेंगे उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सारी जो आज की क्लास में जितने भी टॉपिक है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो फटाफट सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि क्लास आपकी कैसी लगी। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में।